of dispersion. So in the measures of variation, the first part we can say that this is the dispersion. So measure of variation, so dispersion is the same thing. So average or you can say the average or the measures of central tendency give us an idea of the concentration of the observations about the central part of the distribution. Where the central part of the distribution, if the data is distributed, so where is the central part? How the data is distributed? For example, this is the central part where the mean, median, mode, three, all three are lies in a central value, in the average, on an average. So this shows the how the data is distributed, how far away the data is from the center point. So dispersion is show the distance of the all the observations, all the values, all the items from the central point. That is called the distribution. So in some cases the average are same. कई केस में क्या होता है एवरेज तो सेम है बट विच में डिफर वाइडली फ्रॉम ईच अदर इन ए नंबर. लेकिन नंबर के अंदर इन टर्म्स ऑफ नंबर दे मे बी वेरी फ्रॉम 1 or the 2 point or 3 point, so it may be a differ. So let's consider the following three series. इसमें 3 series A B C of 9 items. So सभी में 9 items दिए हुए हैं. ए में भी 9 ऑब्जर्वेशन है, बी में भी 9 ऑब्जर्वेशन है और सी में भी 9 ऑब्जर्वेशन है. तो टोटल देखो, अगर इनका टोटल निकालोगे तो 135 135 एंड 135 इन मीन है तीनों का 15 15 15. तो सेंट्रल पॉइंट क्या हो गया? 15 हमारा सेंट्रल पॉइंट हो गया. अब सेंट्रल पॉइंट से कौन सी वैल्यू कितनी डेविएट करती है दूर, जो डिस्टेंस करती है. देखो इसमें भी 15 15 का किया है तो एक 135 आया, सभी का कंबाइन करेंगे. अब 15 से 16 कितना डेविएशन है, 15 का दूसरी वैल्यू से 20 से कितना डेविएशन है. तो एक डेविएशन, एक डिस्पर्सन, एक स्प्रेडिंग ऑफ द वैल्यूज कि कितनी स्प्रेड हो, कितनी डिस्टेंस है वैल्यूज के बीच में एक सेंटर पॉइंट से, वो शो करती है. सो इन वर्ड्स ऑफ द जॉर्ज सिम्पसन एंड द फिट्ज काफ्का के अकॉर्डिंग एन एवरेज डज नॉट टेल द फुल स्टोरी. हर एक चीज़ का नहीं पता चलता हमें इससे डिस्पर्सन से. सो इट इज़ हार्डली फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मास अनलेस वी नो द मैनर इन विच द इंडिविजुअल आइटम स्कैटर अराउंड इट. तो ए फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीरीज इज नेसेसरी इफ वी आर गेज और जजिंग हाउ रिप्रेजेंटेटिव द एवरेज इज. कि जो एवरेज है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं हर एक सीरीज का. तो वो कई बार क्या होता है कि ये हर एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती है जो एवरेज वैल्यू होती है, लेकिन आसपास का एस्टिमेट बता सकती है. जब तक हम पूरी वैल्यूज को नहीं देखेंगे तब तक हमें आइडिया नहीं है. देखो इसमें 15 15 करते हो तो भी आपको 135 आ रहा है. अगर अलग अलग वैल्यूज आप ले रहे हो तो इसमें 135 आ रहा है. तो केवल हम इससे एवरेज से सेंटर वैल्यू से हम पता नहीं लगा सकते जब तक पूरी सीरीज की हम वैल्यूज को ना देखें कि कौन सी सीरीज कितनी है, आइटम की वैल्यू क्या है. तो ये फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरीज इज रिक्वायर्ड. Thus, the measure of the center tendency must be supported and supplemented by some other measures. तो कुछ डिफरेंट मेजर्स हैं वो हम हेल्प करता है डिस्पर्सन की. अकेला हम इससे एवरेज से हम पता नहीं लगा सकते कि ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन एन एवरेज वी कैन एबल टू कैलकुलेट द डिस्पर्सन. बट apart from the average, the center value, there are another method or supplemented method we can use to measure. तो वहाँ सो इनमें से एक है डिस्पर्सन. तो लिटरल मीनिंग ऑफ द डिस्पर्सन इज स्कैटर्डनेस, कि हाउ द डाटा इज स्कैटर्ड फ्रॉम द सेंटर पॉइंट. सो अकॉर्डिंग टू द एल बोली के अकॉर्डिंग द डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन. वेरिएशंस क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ द आइटम्स, की आइटम्स में कितना वेरी है, एक आइटम दूसरे आइटम से कितना वेरी है. इसमें 2 का डिफरेंस है वेरिएशन, इसमें 1 का वेरिएशन, कि एक आइटम दूसरे आइटम से कितना वेरिएट करता है, डिफर करता है. तो डिस्पर्सन इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल आइटम वेरी, कि किस हद तक, कि हाउ मच एक्सटेंट एन इंडिविजुअल आइटम इज वेरी फ्रॉम द अनदर आइटम अकॉर्डिंग टू एलर कर्नर. दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्सन. Now objective or the significance of the measure of dispersion is to find out the reliability of an average. कि एवरेज की रिलायबिलिटी निकालनी है, उसमें हमें हेल्प करता है कि डिस्पर्सन है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अब नॉर्मल है. तो इससे हमें
एक पता लग जाता है कि किस तरह का जो रिलायबिलिटी एवरेज की अगर अच्छी तरह से नॉर्मल दोनों तरफ अगर स्प्रेड है डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वली थोड़ा सा, तो हम कह सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उससे एवरेज की रिलायबिलिटी का हमें पता लग जाता है कि डाटा एवरेज अच्छी है डाटा की। टू कंट्रोल द वेरिएशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी डेविएट करती है, कितनी दूर है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं वैल्यूज को जो ज़्यादा डेविएट कर रही है वैल्यू। फिर उसके बाद टू कंपेयर द टू और मोर सेट ऑफ डाटा रिगार्डिंग देयर वेरिएबिलिटी, सो वी कैन ईजिली कंपेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ द सीरीज। एक ए की सीरीज दे रखी है और एक बी की सीरीज दे रखी है, तो दोनों की जो एवरेज निकाल के उसके डिस्पर्सन हम दोनों का कंपेयर ईजिली कर सकते हैं। सो इट हेल्प टू कंपेयर बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ द डाटा and to obtain the other statistical measures of the further analysis of the data. So we can use this dispersion for the another methods, for another calculation, for another statistical methods we can use the dispersion. Now what are the various characteristics? It should be easily defined, it should be easy to calculate and easy to understand, it should be based on all the observations, it not depend only the one or two values, it is depend on the whole values of the series. It should be amenable to further mathematical treatment. We can use the dispersion for the another calculations, another mathematical formulas, other mathematical treatments. It should be affected by little or as possible by fluctuation of sampling. If we increase or decrease the size of the data, it may be a little bit fluctuate the value of the dispersion. It should not be affected much by the extreme observation. कोई एक्सट्रीम एक्सटर्नल वैल्यूज हैं, कुछ हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम अमाउंट में हर एक वैल्यू में, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती हमारी जो वैल्यू है हमारी उसकी जो डिस्पर्सन की। सो हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन टू टर्म्स में हम इसको कंसिडर करते हैं। एक एब्सोल्यूट मेजर होती है, एक होता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर मीन्स प्रोपोर्शन या कोफिशिएंट हम कह सकते हैं, जो प्रोपोर्शन में निकालते हैं। एब्सोल्यूट मेजर है एक सिंपल मैथमेटिकल है, ये हम एक कोफिशिएंट निकालते हैं या वेरिएशन निकालते हैं, एक प्रोपोर्शन निकालते हैं, उसमें हम रिलेटिव मेजर यूज करेंगे। तो एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ ए सीरीज आर टर्म्ड एज एब्सोल्यूट। जो ओरिजिनल यूनिट्स है डाटा की उसी में हम कंसीडर करते हैं। अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ही एब्सोल्यूट मेजर करते हैं, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही उस यूनिट में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो वेट है तो वेट में ही उसको मेजर करेंगे, डिस्टेंस में डिस्टेंस में, अगर फ़ारेनहाइट्स में सेल्सियस में तो सेल्सियस में ही उसको हम काउंट करेंगे। तो जो यूनिट ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ओरिजिनल होती है इसमें। रिलेटिव मेजर क्या होती है ऑफ डिस्पर्सन आर ऑब्टेन एज अ रेशियो और द परसेंटेज एंड आर दस प्योर नंबर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें एक प्रोपोर्शन में वैल्यू आती है 2%, 3% या एक रेशियो निकल के आता है। इट डजेंट डिपेंड ऑन द यूनिट कि किलोग्राम में है या मीटर में है या किलोमीटर में है, उससे कोई मतलब ये प्योर नंबर में वैल्यू देगा आपको 3.5%, ना तो किलोग्राम में ना मीटर में ना कुछ में, ये प्योर नंबर में एक वैल्यू देगा जो परसेंटेज या रेशियो में होगी, वो हमारे रिलेटिव मेजर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पार्ट है हमारा डिस्पर्सन का, जो पहला मेथड है वो हमारा रेंज। अब देखो रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे आप? इंडिविजुअल कंटिन्यूस ना इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज। अब देखो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, सबसे पहले हमारा रेंज है। रेंज हम करते हैं स्टार्ट यहाँ से, इसके अंदर क्वार्टल डेविएशन भी है, फिर मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है, फिर लॉरेंज कर्व भी है। तो लॉरेंज कर्व है बहुत हार्डली हम यूज नहीं करते, मेनली हम ये 4 मेथड हम इसमें करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये भी थोड़ा सा बता दूंगा अगर टाइम रहा तो। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इन द अदर वर्ड्स रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वैल्यू और द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेंज क्या होती है हमारी? आर कैसे निकालेंगे? लार्जेस्ट वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन और द स्मॉलेस्ट वैल्यू एल माइनस एस। ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट मेजर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मेजर। आर इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सीरीज और द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए सीरीज।
ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, ये हमारा आ जाएगा, वो तो एब्सोल्यूट मेजर था, और ये हमारा आ जाएगा रिलेटिव मेजर। क्या आ जाएगा? रिलेटिव मेजर। जो रेशियो में हम निकालेंगे वो हमारा रिलेटिव मेजर आएगा। तो इसको क्या निकालेंगे? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाई एल प्लस एस। तो ऐसे हम इसको निकालेंगे। ये हमारा रेंज में होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, और रेंज हमारा हो गया एल माइनस एस। ये एब्सोल्यूट मेजर है और ये हमारा रिलेटिव मेजर है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो सोल्व कहाँ गया, ये वैल्यू दे रखी है हमारी एक, हमने 13, 5, 7, 2, 9, 17, 18। तो इस सीरीज के अंदर विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू? द 18 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। 18 is the largest. 18 minus smallest is the 2. 2 is the smallest. So what will be the range? Range will be the 16. This is the absolute measure of the range. And the coefficient of range, how you can calculate the coefficient of largest value minus smallest value, largest value plus smallest value. तो कितना? 16 डिवाइड बाई 20, तो ये आ गया 4 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 0.8 समथिंग। सो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। तो रेंज समझ में आ गया कि हम कैसे हम रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। अब रेंज के बाद जो नेक्स्ट हमारा पास आता है, जो मेथड आता है, वो हमारा था क्वार्टाइल डेविएशन। क्या आता है? क्वार्टाइल डेविएशन। सेकंड मेथड है क्वार्टाइल। फर्स्ट मेथड था क्या था हमारा? रेंज। सेकंड हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ ए सीरीज, जो इट डिवाइड द होल द सीरीज इन 4 इक्वल पार्ट्स। So the quartile deviation, or we can say the semi-interquartile deviation. You can say the quartile deviation or the semi-interquartile deviation. So how you can calculate the interquartile deviation? So a series is a given. For example, this is the series. It divide it in the 4 equal part. Part 1, part 2, part 3, and part 4. So you want to know the interquartile range. So you have to be plus quartile 3 minus quartile 1. So quartile 3 minus quartile 1, it will be the interquartile range. And quartile deviation, how you can calculate the quartile deviation? Quartile third part of the series and the first part of the series divided by 2, that is the quartile deviation. And what is the coefficient? This is called the absolute measure. Absolute measure. And this is called the relative coefficient, called the relative measure of the dispersion. Relative measure. So you quartile third minus quartile 1 divided by quartile third plus quartile 1. This will be the coefficient of quartile deviation. So it is the same like the median. आपने median निकाला, median तो क्या होता है? The half part of the series. The series is divided into 2 equal parts, that is the median. So but in this the series is divided into 4 parts. So it is same like the median, but you have to make a little bit change, but the formula everything will be same as like the median. So see here. So the quartile deviation, this is the continuous series. This is the continuous series. So you can also do into the individual series or the discrete series. So individual series, how you can just divide, how you can know the, for example, in individual series, how you can know the quartile 1 or quartile 3. So this is the formula like that. If you want to know the quartile, so the value is given 5, 7,
9, 11, 2, 3, 4, 8. This is the series. So first of all you have to arrange it in the descending or ascending order. So I am just arranging in the ascending order. 2, then 3, then 4, then 5, 7, 8, 9, 11. This is the series. So the formula is, in the median how we can calculate, and divide by 2, but this is the quartile, so one fourth of that value, so we have to calculate it like that, and divide by 4, and divide by fourth item, for quartile 1, for quartile 3, and divide by 4, multiply by 3. So this is the quartile third. So you have to calculate the quartile 1 and divide by fourth item. So total number of observation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total number of observation is the 8. So n divided by 2. N divided by 4. Quartile 1 n divided by 4. Total observation 8 divided by 4. Mean the second item. The second item will be 3. 3 will be the second item. This is the quartile 1. Quartile 1 क्या आ गया हमारे पास 3. Now the quartile third. 3 into n क्या है हमारे पास 8 डिवाइड बाई 4. सो क्वार्टाइल थर्ड क्या आ गया हमारे पास 6. ये क्या आ गया क्वार्टाइल थर्ड की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 6. ठीक है, तो क्वार्टाइल 1 भी निकाल लिया 3 आ गया हमारे पास, और क्वार्टाइल थर्ड हमारा 6 आ गया. तो अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1 कर दो, 6 माइनस 3 कर दो, तो ये हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई 3. ये आ गई इंटर क्वार्टाइल रेंज. और क्वार्टाइल डेविएशन निकालोगे इंडिविजुअल सीरीज में तो क्वार्टाइल थर्ड कितना आया हमारा 6 आया, क्वार्टाइल थर्ड आया 6 हमारा, माइनस 3 क्वार्टाइल 1 आया, डिवाइड बाई 2 कर दो इसको, तो 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया ये 1.5. तो 1.5 हमारा क्या आएगा क्वार्टाइल डेविएशन, क्यू डी कर सकते हैं उसको. क्वार्टाइल डेविएशन हमारा कितना आया 1.5. अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालोगे. क्वार्टाइल 3 कितना था 6 माइनस 3 एंड 6 प्लस 3, तो 3 डिवाइड बाई 9, 1 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 0.33334 ऐसे. तो ये हमारा क्या आ गया रेंज, या यू कैन से नो सॉरी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और रिलेटिव मेजर ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन. तो ऐसे हम यूज करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन को इन केस ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज. अब इंडिविजुअल सीरीज के बाद दूसरी आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज. अब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालेंगे हम ये, अब डिस्क्रीट सीरीज में चलो करते हैं वन बाय वन. देखो सेम हमने मीडियन में किया था, सेम वो का वो है, वहां पे n डिवाइड बाई 2 करते थे, यहाँ सिर्फ हमें n डिवाइड बाई क्या करना है 4 करना है, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा. तो हम करते हैं, हम इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज हाउ यू कैन कैलकुलेट द सो. अब हमारे पास दूसरी आती है सीरीज, आती है डिस्क्रीट सीरीज. अब देखो डिस्क्रीट सीरीज की जो पहचान क्या होती है हमारे पास, डिस्क्रीट सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है. क्या दी होती है फ्रीक्वेंसी. अब ये फॉर एग्जांपल मैंने एक वो ले लिया, वैल्यूज ले ली
एक्स की ले ली और ये फ्रीक्वेंसी साथ, ये मैंने एक्स की वैल्यू ले ली 8, 5, 7, 2, 9, 6 और 4। फ्रीक्वेंसी मैंने ले ली 3, ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये 1 टाइम रिपीट हो रहा है, ये 5 टाइम रिपीट हो रहा है, ये 6 टाइम रिपीट हो रहा है, ये 7 टाइम रिपीट हो रहा है, और ये हमारा 5 टाइम रिपीट्स हो रहा है। तो ये हमने एफ एक्स और एफ ले लिया। अब देखो हम उसमें क्या करते थे मीडियन में, बताओ, हमने डिस्क्रीट सीरीज की थी ना मीडियन में, तो उसमें कैसे करते थे आप? भूल गए? सबसे पहले हमें इसकी देखो फ्रीक्वेंसी है, टोटल कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी निकालो, इसकी टोटल करो फ्रीक्वेंसी का। समेशन एफ कितना आएगा इसका? समेशन एफ निकालो इसका, कितना आ गया टोटल समेशन एफ? 3 × 2 5, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 + 7 23, 23 और 5 28। समेशन एफ कितना आ गया? 28। अब समेशन एफ किसके इक्वल है? तो एन, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया हमारा? 28। तो क्वार्टर 1 कैसे निकालेंगे इसमें? 28 जो हमारे पास क्वार्टर डेविएशन 28 डिवाइड बाई 4, एन डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 7। क्वार्टाइल क्या आ गया हमारा? 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके साथ साथ इसका सी एफ भी निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एक्स आ गया, एफ की वैल्यू आ गई, फिर हम इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 8, 5, 8, 5, 7, 2, 9, 6 एंड 4। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है इन्होंने 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 6, 7, 4, 6, 7 एंड 5। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो इसकी 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 7 23, 23 + 5 28। अब हमने क्वार्टर 1 निकाला था, क्वार्टर 1 कितना आया? 7 आया। तो 7 कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है? देखो 6 में तो से तो बड़ा है, तो 10 में ही लाई करेगा। तो 10 के सामने एक्स की वैल्यू देखो क्या है, जो हमारी फोर्थ आइटम है, ये कितना है हमारा? 2। 10 के सामने बिल्कुल क्या है? 2। तो क्वार्टाइल हमारे पास 1 कितना आ गया? 2। क्वार्टाइल 3 कैसे निकालेंगे? n डिवाइड बाई 4 × 3। अब 3 × n डिवाइड बाई 4 कितना था? n 28 था, और ये 4, तो 4, 4 से कट होगा 7, 7 × 3 21, 21। तो क्वार्टर 3 है 21, तो क्वार्टर 3 है 21 कहाँ लाई करता है? देखो 21 कहाँ लाई करता है? जो 23 है उसके अंदर लाई करता है। तो 23 के सामने जो बिल्कुल वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास? 6। कितनी है? 6। तो क्वार्टर 3 कितना आ गया हमारे पास? 6। क्वार्टर 3 6 आया है, और क्वार्टर 1 कितना आया था हमारा? 2 आया था, ये 2 आया था। तो दोनों की वैल्यू निकल गई हमारे पास। क्वार्टर 1 की हमारे पास 2 आई, और क्वार्टर 3 की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो इंटर क्वार्टर डेविएशन निकालो, 6 - 2 ये 4 आ जाएगी, ये हमारे इंटर क्वार्टर रेंज आ गई 4।
इंटर क्वार्टल रेंज था, और क्वार्टल डेविएशन कैसे निकालेंगे, क्वार्टल 3 माइनस क्वार्टल 1 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया 2। तो ये क्वार्टल डेविएशन कितना है 2, डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये निकालो क्वार्टल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन, क्वार्टल थर्ड कितना था 6, क्वार्टल 1 हमारा 2 था, 6 माइनस 2 6 प्लस 2, तो 4 डिवाइड बाई 8, तो ये हमारा 0.5 समथिंग आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। तो क्वार्टल डेविएशन हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का हो गया हमारा, डिस्क्रीट सीरीज का हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंटिन्यूस सीरीज में। ये देखो कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है, तो कंटिन्यूस सीरीज में देखो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे हम। अगर हमारे पास क्वार्टल 1 निकालना है हमारा, तो उसमें सेम मीडियन की तरह हम यूज करेंगे L1 प्लस, वहाँ पे n डिवाइड बाई 2 करते थे ना, यहाँ पे क्या करेंगे n डिवाइड बाई 4 करेंगे, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई इंटरवल। तो ये हमारा क्वार्टल 1 होगा। क्वार्टल थर्ड 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें L1 प्लस n डिवाइड बाई 4, और ये थर्ड क्वार्टर कर रहे हैं तो इसमें 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3 इन डिवाइड 4 माइनस, इसमें माइनस करेंगे, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई इंटरवल। तो ये 3n डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अगर थर्ड क्वार्टर निकालना है तो 3n डिवाइड बाई 4 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला क्वार्टर थर्ड के लिए यूज करेंगे, ये क्वार्टर 1 के लिए। अब इसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्वार्टल हमारी कौन सी जो क्लास में लाई करता है। तो इसके लिए क्लास इंटरवल हमारे यही हो गए, क्लास इंटरवल हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है, अब निकालेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 8 प्लस 26 34, 34 प्लस 30 64, 64 प्लस, तो हमें 150 आ गया। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, n50। अब देखो हमारे पास कैसे निकालेंगे, n डिवाइड बाई 4 हम निकालेंगे क्वार्टल 1 कौन सी क्लास में लाई करता है, पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो 150 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 37.5। तो 37.5 कौन सी क्लास में लाई करता है, ये देखो ये इसके अंदर 64 के अंदर इंक्लूड, 34 से तो बड़ा है, तो 64 के अंदर ये क्लास लाई करती है ना, मीडियन जो वैल्यू लाई करती है जो क्वार्टरली डेविएशन। तो इसके सामने देखो कौन सा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरवल क्लास। इस इंटरवल क्लास में लाई करती वैल्यू 30 to 40, लोअर लिमिट क्या होगी 30। अब इसी तरह क्वार्टर थर्ड निकालो, क्वार्टर थर्ड निकालोगे तो क्या कैसे निकालोगे, 3n की वैल्यू क्या हमारी 150 है डिवाइड बाई 4, तो क्वार्टर 3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 450 आएगा, 450 अगर 3 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई 4, तो क्वार्टर 3 कितना आ गया 112.5। तो 112.5 कौन सी क्लास में लाई करता है, ये क्लास में लाई करता है 60 to 75। तो दोनों हमने क्लास आइडेंटिफाई कर ली। अब निकालेंगे हम इसमें फॉर्मूला 1 बाई 1 करके ना फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्वार्टर 1 निकालते हैं सबसे पहले। क्वार्टर 1 में कैसे निकालेंगे, L1 कौन सी क्लास में लाई करता था हमारा, ये 30 का लोअर लिमिट, इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है 30 प्लस n डिवाइड बाई 4 कितना निकाला था हमने 37.5 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस 64 से जस्ट ऊपर वाली कौन सी वैल्यू 34, वो कॉम्युलेटिव
फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ये क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इस 64 के बिल्कुल सामने 30 है ना, 30, ये हमारा फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो 37.5 माइनस 34 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 30, मल्टीप्लाई बाई इंटरवल क्या है, सभी के बीच में गैप कितना है, 0 से 15, 15 से 30, सब में 15 का गैप है, तो मल्टीप्लाई बाई 15। तो इसको सोल्व कर लो, 30 प्लस 37.5 माइनस 34 कितना आ गया, 2.5 आएगा, ये सॉरी 3.5, 3.5 ही आएगा ना, डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई इंटरवल 15। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा हमारा जो जो वैल्यू आएगी वो 31.75 ही आएगा। क्वार्टर 1 क्या आ गया हमारा, इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 31.5। ये क्वार्टर 1 निकल गया। इसी तरह हमारे क्वार्टर थर्ड निकालेंगे। अब क्वार्टर थर्ड कैसे निकालोगे आप, वो फॉर्मूला बताया था, इसमें हमने n डिवाइड बाई 4 किया था, उसकी जगह आप क्या करोगे 3n डिवाइड बाई 4, बस इतना ही चेंज है, इंटरवल क्लास चेंज हो जाएगी इसमें। L1 प्लस n डिवाइड बाई 4, इसमें 3 से मल्टी माइनस कॉमलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई इंटरवल। अब L1 इसमें क्लास में कौन सा था, L1 ये था हमारा 60, लोअर लिमिट क्या है इसमें, इस क्लास में 60 प्लस 3n डिवाइड बाई 4 कितना निकाला था हमने, 112.5, 112.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इस 129 से जस्ट ऊपर वाली ये 109 हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसके जस्ट सामने वाली है जो वैल्यू वो हमारी f हो जाएगा। तो 129 से ऊपर कौन सी 109 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी ना, फ्रीक्वेंसी कितनी, इसके सामने जस्ट 20 हमारी फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई इंटरवल कितना है सबके बीच में 15 का। तो इसको सोल्व करोगे आप तो वैल्यू आएगी हमारी 62.625 ये हमारा क्वार्टाइल थर्ड आ गया। अब बस क्वार्टाइल थर्ड और 1 दोनों आ गए, बस तो इंटर क्वार्टर रेंज आसानी से निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1, 62.625 माइनस 31.7, इसकी 31.750, इसकी वैल्यू आ गई 30.875। क्वार्टाइल डेविएशन निकालोगे तो क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई 2, तो इसमें लेस करेंगे दोनों की वैल्यू के बीच में, तो ये 30.875 आएगी, इसको आप 2 से डिवाइड कर देना, बस वो हमारी वैल्यू आ जाएगी क्वार्टाइल डेविएशन। अगर कोफिशिएंट निकालना है तो 62.63 माइनस 31.75 और नीचे इसको प्लस कर देना, ऊपर माइनस, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.33। तो इस तरह से हम क्वार्टाइल जो डेविएशन है वो निकालेंगे इन बोथ के, इन ऑल द सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो रेंज हो गया हमारा, क्वार्टाइल डेविएशन होगा। तो डिस्पर्सन के दो हमारे पार्ट, दो मेथड हमने आज कर लिए, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। कल हम करेंगे मीन डेविएशन, फिर हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।